मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? बेटा वेलकम बैक अगेन इन फिजिक्स क्लास। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था हमने कि ओम्स लॉ क्या है, उसकी क्या क्या कंडीशंस है, कहाँ वो एप्लीकेबल होता है, और उसमें हमने रेजिस्टेंस को पढ़ लिया था, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिया था बेटा। आज हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है एंड रेजिस्टेंस व्हेन वी कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये 3 आर्टिकल आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहला है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसको हम जनरली बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट वन है रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या है बेटा रेजिस्टेंस इन सीरीज? रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है व्हेन वी कनेक्ट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एंड टू ईच अदर थ्रू सिंगल पाथ, देन रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। क्या है? व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड to each other end to end through single path, then resistance are said to be connected in series। ठीक है बेटा, कैसे? डायग्राम में देखिए, ये हमने रेजिस्टेंस ले लिए, देखो ये रेजिस्टेंस ले लिए, एक ये ले लिया हमने R1, ये हमने R2, ये हमने R3, ये तीनों एक ही रास्ते में, ये R1 है, ये R2, ये R3, तीनों एंड टू एंड। देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हो गया, इसका एंड इसके साथ, इसका एंड इसके साथ, यानी कि एंड टू एंड एक ही पाथ में, तीनों का कनेक्ट करने का जो पाथ है दैट इज द सिंगल पाथ। अगर ऐसे हम कनेक्ट करेंगे देन वी कैन सी रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आप करना चाहें तो इसमें यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगा सकते हैं और यहाँ पे एमीटर लगा सकते हैं, बट नो नीड, हम जनरल इसको कर रहे हैं। अगर लगाना चाहे, सर्किट कंप्लीट करना चाहे तो आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, जब कभी भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली, नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस विल वेरी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर जाएगा? वेरी कर जाएगा, यानी कि V1 में पोटेंशियल डिफरेंस R1 में V1, R2 में V2, इसमें V3, तीनों में अलग अलग होगा, परंतु करंट I मीन करंट विल रिमेन सेम या कांस्टेंट। मतलब दो चीजें, एक ओम्स लॉ के मुताबिक V इजिकल टू आई आर होता है, तो V क्या हो गया? वेरी कर गया, करंट क्या हो गया? कांस्टेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है कि V1 इज इक्वल टू, करंट सारे में कांस्टेंट है, I करंट फ्लो कर रहा है सारे के अंदर, तो क्या बन गया? V1 किसके बराबर बन गया? V1 इज इक्वल टू IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to, what is the total potential? V is equal to V1 plus V2 plus, put the value of V1, V2, V3 in equation number 2। क्या बन गया बेटा? V is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. Is there something common? I is common.
V is equal to I into R1 plus R2 plus R3. That is taken as equation number 3. Compare 1 and 3. क्या बन गया बेटा? V से V, I, R. अब हम सीरीज में जोड़ रहे हैं इनको, तो मैं लिखूंगा IRS is equal to I into R1 plus R2 plus R3. I से I, therefore RS mean resistance in series is equal to R1 plus R2 plus R3. Suppose if we have n resistance, then Rn is equal to क्या बन गया बेटा? RS क्या बन गया? R1 plus R2 plus R3 plus so on plus Rn. रिजल्ट क्या निकला बेटा इसका? और जनरल फॉर्म में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, RS इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n. इसका मतलब हो गया कि 1 से लेके n तक ये हैं RI. इसका रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिजल्ट क्या निकला. देखो रिजल्ट ये निकल रहा है कि जब हम इन रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो सारे ऐड हो रहे हैं आपस में. तो इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई चीज ऐड हो जाती है तो उसका नेट रिजल्ट क्या होता है? बढ़ जाता है. तो इसका मतलब व्हेन वी कनेक्ट द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. क्योंकि अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा. तो सीरीज में करंट क्या होगा? कम होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा. क्लियर हो गया बेटा? अब इसके बाद करते हैं हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ओके बेटा, आइए अब डिस्कस करते हैं बेटा रेजिस्टेंस इन पैरेलल. डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या है? व्हेन वी कनेक्ट द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एंड टू एंड थ्रू डिफरेंट पाथ. सीरीज में हमने पढ़ा कि जब हम सिंगल पाथ से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जब पैरेलल में जोड़ेंगे एंड टू एंड तो क्या होगा? वो डिफरेंट पाथ से. देखिए कैसे, ये ले लिया हमने डिफरेंट रेजिस्टेंस. एक रेजिस्टेंस ये ले लिया, दूसरा रेजिस्टेंस ये ले लिया हमने, और तीसरा रेजिस्टेंस हमने ये ले लिया. ठीक है बेटा, इसका नाम रख दिया हमने क्या? R1, R2, R3. इन तीनों को हमने क्या किया? डिफरेंट पाथ से. हमने क्या किया? मान लेते हैं बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, यहां से करंट आई गया. जब ए पर पहुंचा करंट, तो ए से देखो 3 रास्ते जाते हैं. तो क्या होता है? पहले रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या है? व्हेन वी कनेक्ट नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम एंड टू एंड थ्रू डिफरेंट पाथ, then resistance are said to be connected in parallel. ये देखो हमने डिफरेंट पाथ से कनेक्ट किए. जब ए पे पहुंचा तो ए से देखो 3 रास्ते जाते हैं. इधर को मान लेते हैं करंट चला गया I1, इधर को करंट चला गया मान लेते हैं I2, यहां पे चला गया I3, यहां से फिर I1, I2, I3 तीनों मिल गए, दोबारा करंट कितना हो गया? I. ऐसे केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट. जब हमने सीरीज में पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि ऐसे केस में करंट कांस्टेंट था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर जाता था. लेकिन जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट. पहला पॉइंट क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस will remain constant. दूसरा,
करंट विल वेरी अकॉर्डिंगली। इन रेजिस्टेंस के बाद देखिए इसमें R1 में I1 है, हर किसी में अलग अलग है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू आई आर। मैं यहां से लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू V बाई R, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है बेटा, कि I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक है। देयरफॉर टोटल करंट I किसके बराबर होंगे बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या बन गया बेटा, I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, दैट इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करेंगे बेटा तो I से I, V से V, क्या बन गया 1/R, 1/R मीन 1/RP, RP मीन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो कब, जब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। सपोज वी हैव n रेजिस्टेंस, देन दिस इक्वेशन में बी रिटन एज, पहले इफ वी हैव ओनली 2 रेजिस्टेंस, तो बेटा क्या लिखोगे, सीधा 2 रेजिस्टेंस को देखो सॉल्व करके सिंपल आ जाता है। मैं यहां पे कर देता हूं, देखो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा क्या, R1 R2, ये बन जाएगा R1 प्लस R2, तो रिजल्ट क्या निकल जाता है, RP इज इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो अगर आपके पास 2 ही रेजिस्टेंस हो, इफ वी हैव, ये याद रखना आपने, इफ वी हैव ओनली 2 रेजिस्टेंस and we connect those resistance in parallel, then answer will be RP is equal to R1 R2 over R1 plus R2, किसके लिए, for 2 resistance in parallel, ठीक है बेटा। Suppose if we have n resistance, तो हम क्या लिखेंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन प्लस 1/RN। जनरल फॉर्म में कैसे लिख दूंगा मैं, 1/RP इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू N 1 अपॉन RI। क्या रिजल्ट निकला बेटा, इससे रिजल्ट ये निकला कि देखिए जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में ज्वाइंट कर रहे हैं तो डिवाइड हो रहा है रेजिस्टेंस, क्या हो रहा है, डिवाइड। तो इफ वी कनेक्ट द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हुआ था, इंक्रीज, पैरेलल में क्या हो गया, डिक्रीज, ठीक है बेटा। तो इसको करिए। अब आगे करते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एक बात रहेगी बेटा, देखिए हमने क्या बताया कि जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। तो इंक्रीज क्या हुआ, करंट विल इंक्रीज। सीरीज में क्या हुआ था, रेजिस्टेंस बढ़ा था, करंट घटा था, इसमें क्या हो गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, करंट इंक्रीज। नेक्स्ट है बेटा अब आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। देखिए क्या है, जूल्स ने जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस हैं ये ऑब्जर्व किया गया कि जब जैसे मान लो आपका फैन चल रहा है, आपका रेफ्रिजरेटर है, आपकी कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, या अगर कोई मशीन है जो वर्क कर रही है जब उसमें करंट फ्लो होता है तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाती है।
वो क्यों गर्म हो जाती है? ड्यू टू रेजिस्टेंस, यानी कि जो करंट उसमें फ्लो होता है, ऐसा नहीं सारे का सारा करंट जो है उस मशीन को घुमाने में लग रहा है, कुछ जो है रेजिस्टेंस की वजह से करंट जो है यानी कि लॉस हो जाता है करंट का, वो आप बाद में पढ़ेंगे। तो वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यानी कि जब किसी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस में करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस की वजह से देयर इज सम लॉस ऑफ द करंट एंड दैट प्रोड्यूस हीट, एंड दैट हीट इज directly proportional to I square, directly proportional to R and directly proportional to T, I square RT, यानी कि जूल्स लॉ इज इक्वल टू H इज इक्वल टू I square RT। ये प्रूव करना है अब हमने, ठीक है बेटा। कांस्टेंट हमने मान लेते हैं 1 ले लिया, तो एज देखिए कैसे प्रूव किया हमने इसको, एज वी नो दैट, ठीक है बेटा, एज वी नो दैट क्या है बेटा, हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बन गया, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आल्सो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये, देयरफॉर W इज इक्वल टू क्या बन गया, Q इंटू V, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 1 इन 2, इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर दो, क्या बन गया बेटा, W इज इक्वल टू Q, Q की वैल्यू कितनी है बेटा, I T इंटू V, आल्सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या V इज इक्वल टू आई आर, रखिए यहां पे क्या बन गया, W इज इक्वल टू आई टी इंटू आई आर, क्या बन गया, W इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर आर टी, वेयर W वर्क डन, W work done is stored in the form of, therefore H is equal to I square R T। यही हमने लिया था कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट इज डायरेक्टली, जो हीट प्रोड्यूस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, के जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और उसी तरह हीट ज्यादा बढ़ती जाएगी, ये हमने प्रूव कर दिया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी विच इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही, इसको अच्छे से करिए, रिवाइज करिए, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज पूछिए आप। ओके बेटा, थैंक यू।